Hello everyone. Today my topic is performance of reciprocal promises. Promises क्या होते हैं? जब भी हम कोई पार्टिकुलर इंसान जो है वो दूसरे के लिए ऑफर करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है विद द फॉर्म ऑफ द कंसिडरेशन, तो उसको ही हम प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस जो है वो कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए होता है, और जब एक दूसरे के लिए जो भी हम कंसिडरेशन के फॉर्म में दे रहे हैं उसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। यानी प्रॉमिस के अगेंस्ट कोई भी हम प्रॉमिस कहते हैं करते हैं उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे ए बी को कार देगा और बी उसके बदले पेमेंट देगा ए को, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। यानी पार्टी दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए प्रॉमिस कर रही है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस उसको कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखें, म्यूचुअल प्रॉमिस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी आपस में मैरिज करेंगे, तो ए बी के लिए प्रॉमिस करेगा कि उसके लिए वो मैरिज करेगा, और बी ए के लिए प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके साथ मैरिज करेगा। तो दोनों ही यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हैं। अब अदर एग्जांपल के तौर पे देखें कि ए सेल 500 क्विंटल टू राइस टू बी एंड बी प्रॉमिस टू पे प्राइस ऑन डिलीवरी द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज कंसिस्ट टू प्रॉमिस। यानी कि ए जो है वो बी को 500 क्विंटल राइस देगा और बी यहाँ पे उसके बदले पेमेंट करेगा। तो ए का बी के लिए प्रॉमिस है कि 500 क्विंटल के वो चावल देगा, और बी का ए के लिए प्रॉमिस है कि उसके बदले वो पेमेंट देगा। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर रही है, उसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। रूल क्या है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए? वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है सिमुलटेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जिसको सेक्शन नंबर 51 में डिफाइन किया गया है। यानी कि साथ ही साथ एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करना। ये म्यूचुअल और कनकरेंट होता है, यानी कि आमने सामने आप प्रॉमिस कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसको हम सिमुलटेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि ए बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए बी को गुड्स देगा और बी उसके बदले इंस्टॉलमेंट में प्राइस देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए जो है वो बी को गुड्स डिलीवर करेगा, उसके बाद ही बी जो है वो ए के लिए पेमेंट देगा। ऐसा नहीं होगा कि बी पहले पेमेंट ए डिमांड करेगा और ए बाद में जो है वो उसके लिए गुड्स दे रहा है। जो टर्म एंड कंडीशन आपकी डिफाइन की गई है कॉन्ट्रैक्ट में, उसी टर्म और कंडीशन के हिसाब से उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ए नीड नॉट डिलीवर अनलेस बी इज रेडी टू विलिंग टू पे। ए तब तक डिलीवर नहीं कर सकता है जब तक बी हामी नहीं भर देता है पेमेंट करने की। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो सिमुलटेनियसली चलते हैं। अगर एक पर्सन ऑफर कर रहा है किसी चीज के लिए, तो सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करके ऑफर करेगा कि उसके बदले वो कोई ना कोई चीज पेमेंट जो है कंसिडरेशन पे करेगा, या तो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है या किसी वे में हो सकता है। अनदर वन, जो कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, यानी कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे होते हैं? जो कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं वो किसी पार्टिकुलर टर्म पे फिक्स होते हैं। यानी ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस दे परफॉर्म इज एक्सप्रेसली फिक्स, वो फिक्स नेचर के होते हैं, उनको ऑर्डर में ही परफॉर्म करना पड़ता है। और जब ऑर्डर में फिक्स नहीं होते हैं तो वो नेचुरल वे कैसे भी परफॉर्म हम कर सकते हैं। जैसे कि 11 तारीख को चावल की डिलीवरी जो है पार्टिकुलर प्लेस पे पहुंचाई जाएगी, तो तभी पेमेंट दी जाएगी। तो 11 तारीख एक फिक्स डेट है, उसी टाइम जो है वो पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद अगर पहुंचा रहे हो तो टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका रद्द हो जाएगा। अगर वहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जो नेचुरल ऑर्डर होता है विद इन द टाइम, वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जहाँ पे कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं वो किसी फिक्स कंडीशन के आधार पर परफॉर्म करने पड़ते हैं, और जहाँ पे फिक्स कंडीशन ऑर्डर नहीं है वो नेचुरली ऑर्डर वे में परफॉर्म उसको किया जाता है। सेक्शन 53 के तहत अगर कोई वन पार्टी किसी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही है परफॉर्मेंस में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके वाइडेबल नेचर के होते हैं। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम प्रॉमिस जबरदस्ती या डरा धमका के ले रहे हैं, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इन ऑप्शन टू अदर पार्टी। ये हमने पढ़ा था ऐसे कौन कौन से आपके एग्रीमेंट होते हैं जहाँ पे कंसेंट आपकी फ्री नहीं होती है, जैसे कोर्सन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं। एक पार्टी के थ्रू वैलिड हो सकते हैं, लेकिन दूसरे पार्टी के थ्रू इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। ये वॉइडेबल नेचर के माने जाते हैं। उसके अलावा जो थर्ड आपकी कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आती है, वो आता है कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं, द नेचर ऑफ प्रॉमिस दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है लेकिन दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ किसी के लिए परफॉर्मेंस के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी हम परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप
तब तक सामने वालों को परफॉर्मेंस के लिए कहेंगे जब आपने खुद की पार्टी को परफॉर्म कर लिया है। ए ने वस्तु को डिलीवर करना था, लेकिन यहाँ बी जो पहले एडवांस माँग रहा है और वो वस्तु को डिलीवर ए बाद में करेगा। तो इस तरह की टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वेयर इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, द नेचर ऑफ प्रॉमिस इज दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म इट्स प्रॉमिस कैन नॉट बी क्लेम टिल द अदर टू परफॉर्म। जब एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो दूसरों की परफॉर्मेंस के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता है। समझे? पार्टी तभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है जब सामने वाले ने परफॉर्म किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ए एंड बी कॉन्टैक्ट दैट कि ए बिल्ड टू बी हाउस, ए ने बी का घर बनाना है और इसके बदले बी जो है उसको पेमेंट करेगा। ओके, लेकिन ए ने पहले ही बोला कि वो घर बाद में बनाएगा, लेकिन उसको जो है पेमेंट पहले चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो है प्रोमाइजी लगा रहा है, तो प्रोमाइजी किसी तरह की कंडीशन नहीं लगा सकता है। प्रोमाइजर कंडीशन लगा सकता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है प्रोमाइजर और प्रोमाइजी के रूल में। तो इट्स दैट कि बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ए ने अपना पार्ट को परफॉर्म नहीं किया है। सॉरी, यहाँ पे बी ने अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया है, जो उसने घर बनाना था, तो उस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर लीगल है और इलीगल है, दैट सिचुएशन पे आपको क्या करना है। कुछ ऐसे प्रॉमिस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसमें दोनों कंटेंट पाए जाते हैं, इलीगल भी और लीगल भी। तो लीगल कंटेंट जो है उसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं, लेकिन जो इलीगल कंटेंट है, जो कानून की नज़र में सही नहीं है, इंडियन पेनल कोड के तहत सही नहीं है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। आपने बी को घर दिया 10,000 में और बी वहाँ पे गैम्बलिंग एक्टिविटी कर रहा है और वहाँ पे गैम्बलिंग एक्टिविटी के लिए ए को 50,000 दे रहा है। तो ए को 2 पेमेंट मिल रही है, एक 10,000 और दूसरी 50,000। 10,000 आपकी लीगल होगी, जबकि 50,000 आपकी गैम्बलिंग एक्टिविटी की इलीगल होगी। तो 10,000 आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, लेकिन जो अनलॉफुल एक्ट है आपका गैम्बलिंग करके आप 50,000 रिसीव कर रहे हो, वो आपका इलीगल है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉमिस जो आपके लीगल और इलीगल दोनों नेचर के होते हैं, सिर्फ लीगल ही प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। इलीगल प्रॉमिस यानी कि एज इलीगल प्रॉमिस आपके इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रीच बीइंग इलीगल। ऐसे कोई प्रॉमिस जो आप अल्टरनेटिवली कर रहे हो, लेकिन वो उसकी वैलिडिटी को खत्म कर रहा है, सामने वाले की वैलिडिटी को, और वो इलीगल बन जा रहा है। सो ऐसे बहुत से अल्टरनेटिव प्रॉमिस होते हैं जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल बना देते हैं और वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ए एंड बी एग्री दैट ए सेल पे 1,000 रुपी विच इज आफ्टरवर्ड डिलीवर टू ए वीट एंड स्मगलिंग अफीम। यानी कि यहाँ पे जो है ए बी को कह रहा है कि वो उसे 1,000 दे और 1,000 के बाद दे डिलीवर टू अदर, वो बीट या तो वो बीट लेगा या तो स्मगलिंग अफीम लेगा। तो जब तक वो बीट लेगा, बीट के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर वो अफीम परचेज करेगा 1,000 का, तो वो उसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट का होगा। बिकॉज एक जगह आपका कॉन्ट्रैक्ट जहाँ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल बन रहा है, तो इलीगल आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, सिर्फ लीगल होगा। और ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही आपका वॉइड होगा। ये भी जरूरी आपको समझने को है। नेक्स्ट आता है आपका टेंडर टू बी मेड टू द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफर टू परफॉर्मेंस, टेंडर का मतलब है यहाँ पे कि सामने वाली पार्टी जो ऑफर टू परफॉर्म कर रही है, अपने परफॉर्मेंस को दे रही है, वो प्रॉपर टाइम टू प्लेस में होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर टाइम टू प्लेस जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन में डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म एंड कंडीशन पार्टी ने कहा है परफॉर्म करने के लिए, वो उसी टर्म और कंडीशन के आधार पे होना चाहिए। अगर टर्म और कंडीशन आपकी डिफाइन नहीं है, तो वो क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट, वेयर नो टाइम स्पेसिफाइड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड फॉर परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है कि कहाँ कब आपको परफॉर्म करना है, तो रीजनेबल टाइम पे आपको परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि रात के 1 बजे आप गाड़ी जो है वो पार्क करके छोड़ दें कि सामान उतार लो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम टाइम नहीं है। तो 10 to 5 यानी कि दिन में जो रीजनेबल ऑफिस टाइम होता है, उस टाइम ही आप अपनी परफॉर्मेंस को दे सकते हैं। सेकंड,
वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन टू मेट ऑफ परफॉर्मेंस। जब टाइम पता है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि परफॉर्मेंस कब देनी है, तो वो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर दिन के टाइम में बोला गया है परफॉर्म करने के लिए, तो दिन में जो वर्किंग आवर होते हैं उस आवर पे आपको अपने वस्तुओं को छोड़ना है। जहाँ प्रॉमिस आपका सर्टेन डेट पे डिसाइड हुआ है, सर्टेन डे यानी कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, किस डेट पे आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो उस डेट को परफॉर्मेंस आपकी वैलिड होगी। और वहाँ पे वर्किंग आवर होंगे, मतलब किस टाइम पे देनी है, अगर वो डिसाइड नहीं है तो एक पार्टिकुलर टाइम होता है, उस पार्टिकुलर टाइम पे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। नेक्स्ट आता है वेयर टाइम स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेशन इज टू मेड फॉर परफॉर्मेंस। जब टाइम स्पेसिफाइड है और परफॉर्मेंस का कि कब देनी है, तो उस सर्टेन डे पे ही वैलिड परफॉर्मेंस है, उससे पहले आपकी परफॉर्मेंस को वैलिड माना जाएगा। लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप परफॉर्मेंस को दे रहे हैं या उस टाइम पीरियड के बाद आप अपनी वस्तुओं को छोड़ रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम और प्लेस उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये डिपेंड करता है प्रोमाइजी के ऊपर कि उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है चीजों को कि नहीं करता है। 15 तारीख को वस्तुएं छोड़नी थी, आप 16 तारीख को छोड़ रहे हैं। यहाँ प्रोमाइजी को ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस वस्तुओं को एक्सेप्ट करे कि ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम कि एक्स प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स बाय गोदाम ऑन द 1 दिसंबर। एक्स ये प्रॉमिस करता है कि बाई के गोदाम में वो 1 दिसंबर को गुड्स डिलीवर कर देगा। तो ऑन दैट डे एक्स ब्रिंग गुड्स बाय गोदाम, एक्स जो है वो बाई के गोदाम पे लेके जाता है, बट आफ्टर द यूजुअल आवर ऑफ क्लोजिंग, यानी कि जो क्लोजिंग मतलब रात को वो 1 बजे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स की परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, एक्स के टेंडर ऑफर टू परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रात में जो वस्तुओं को वहां पे छोड़ रहा है, तो रात के लिए कौन उसको, सामने वाली पार्टी उसको रिसीव करेगी, क्योंकि उस टाइम वहां पे कोई नहीं होगा। तो एक प्रॉपर टाइम होना बहुत जरूरी है कि कब आपको परफॉर्म करना है। अनदर आता है आपका वेयर इज नो प्लेस ऑफ स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। जहां ये नहीं बताया गया है कि किस प्लेस पे वस्तुओं को छोड़ना है और परफॉर्मेंस कब करनी है, तो उस टाइम जो है वो प्लेस जो है वो आपका जो वर्किंग प्लेस है वहां पे हो सकता है। तो आपको प्लेस, आपको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा पार्टिकुलर रीजनेबल प्लेस में। रीजनेबल प्लेस क्या होता है? जो आपके वर्किंग आवर प्लेस है, जहां पे आप मिल सकते हो, जहां पे वस्तुओं को छोड़ सकते हैं, वहां पे आप वस्तुओं को उनको हैंड ओवर करेंगे। तो जहां प्लेस डिफाइन नहीं है, तो रीजनेबल प्लेस के ऊपर आपको वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। वेयर मैनर एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमाइजी। जब प्रोमाइजी ने ये बोला है कि कैसे आपने वस्तुओं को छोड़ना है, किस टाइम पे छोड़ना है, तो प्रोमाइजी के टर्म एंड कंडीशन के आधार पे ही प्रोमाइजर को छोड़ना पड़ेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड एज पर द मैनर। जो मैनर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है कि कैसे आपको डिलीवरी देनी है, उसी मैनर पे आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, उसी वे में डिलीवरी देनी पड़ेगी। और जो टाइम डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि जून से पहले डिलीवरी देनी है, तो वो जून से पहले की ही वैलिड होगी, उसके बाद की वैलिड नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद वो प्रोमाइजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक्स प्रॉमिस करता है डिलीवर टू 100 टीन ऑफ द ऑयल टू बाई एंड द फिक्स डे। एक्स जो है वो 100 टीन ऑयल के बाई को फिक्स डे पे देगा। एंड इन दिस के एक्स में मस्ट अप्लाई टू बाई टू फिक्स रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग टू ऑयल। यहाँ पे एक्स जो है अप्लाई करता है बाई को कि आप रीजनेबल प्लेस बताएं जहाँ पे ऑयल को डिलीवर करना है। तो जो रीजनेबल प्लेस जो यहाँ पे बाई बताएगा कि कौन सा रीजनेबल प्लेस है वहां पे छोड़ना है, तो वहां पे ही एक्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका द टाइम एज असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अब टाइम की बात आई है कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में टाइम नहीं लिखा होता है, लेकिन पार्टिकुलर जो रीजनेबल टाइम है उस टाइम ही आपको वस्तु को डिलीवर देनी करनी होती है। मार्च में बच्चों के पेपर हो जाते हैं, तो मार्च में बुक्स आप किसी को दे रहे हैं बच्चे को, तो उससे तो बेस्ट है ना कि आप जब भी सेशन शुरू होता है तब डिलीवरी ऑफ द बुक्स आप करें, वो वैलिड टाइम में। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी होनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कब स्पेसिफाइड टाइम पे परफॉर्म करना है। टाइम फिक्स टू डिलीवरी गुड्स इज प्रिज्यूम टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर टाइम और पेमेंट प्राइस जो है वो कंसीडर नहीं है किया गया है, तो वहां पे उसकी वैलिडिटी को, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को थोड़ा कम कर देता है। अब बात आती है टाइम इज जनरली कंसीडर टू एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किन किन केसेस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस रोल दिया गया है। पहला, ऐसे एक्सप्रेस एग्रीमेंट जहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है, यानी कि जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे टाइम के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंजरी के टाइम पे भी आपका टाइम, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस करने में डिले कर देते हो, आपको इंजरी होती है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने में डिले कर देते हैं अदर केसेस में,
तो वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर जहां पे टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां कॉन्ट्रैक्ट की एलिमिटी या फिर एलिमेंट को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर वो आफ्टर द टाइम पीरियड, लैप्स ऑफ द टाइम पीरियड आप डिलीवर कर रहे हैं गुड्स, तो वहां पे पार्टी प्रोमाइसी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। अनदर थिंग, दे डिपेंड अपॉन द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है, जरूरत कैसी है। अगर टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है तब तो कॉन्ट्रैक्ट बाद में भी परफॉर्म किया जा सकता है। अगर टाइम पीरियड की जरूरत है कि विद इन द टाइम ही वो परफॉर्म करना है और बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो वहां पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर माना कि अगर टाइम के हिसाब से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब टाइम आपका लैप्स हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं आप, तो उसके क्या प्रभाव हैं। तो इस केसेस में आपने प्रोमाइसी के बिहाफ पे, मतलब जो टर्म एंड कंडीशन के बिहाफ पे काम नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। प्रोमाइसी में भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ना करे, आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ना करे, और क्योंकि वो टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो नहीं किया है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन टू प्रोमाइसी के हिसाब से वाइडेबल हो जाएगा। आपके केस के हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि आपने तो परफॉर्म किया है, चाहे वो डिले ही परफॉर्म किया है, लेकिन जो सामने वाली प्रोमाइसी की पार्टी है उसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। अब बात आती है एप्रोप्रिएशन ऑफ द डेटर। डेटर कब होते हैं? जब भी आपने किसी से लोन लिया है आप डेटर बन जाते हो। अब डेटर बने हो तो जनरली बात है आप पेमेंट करोगे। अब बात आती है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपने एक से ज्यादा अगर लोन लिए हैं, एक से ज्यादा उधार लिया है, आप पेमेंट कर रहे हो, तो किस पेमेंट को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, कौन सी पेमेंट को पहले डिलीट किया जाएगा और किस पेमेंट में आपकी पेमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, तो वो देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम यूज करते हैं एप्रोप्रिएशन बाय द डेटर, यानी डेटर के हिसाब से एप्रोप्रिएशन करना, डेटर के हिसाब से पेमेंट देना, और पेमेंट किस पेमेंट के अंदर आएगी वो डिसाइड करना। तो डेटर एक्सप्रेस टू इंस्ट्रक्शन, या तो डेटर खुद बताएगा कि मैंने कौन से लोन की वापसी की है। आपने 4-5 लोन लेके रखे हैं और उस 4-5 लोन में से कोई एक लोन आप वापस कर रहे हैं, आप खुद बताएंगे कि आपने किस लोन को वापस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ए ने बी से उधार लिया है, डेट लिया है, और उसने 1000 प्रॉमिस किया कि वो 1000 पे करेगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि उसने डेट का 1000 पे किया है, तो वो प्रॉमिस कर रहा है ना कि पेमेंट करने के लिए, तो ये बता रहा है कि वो किस डेट की, मतलब जो उस उधार लिया है उसने, उस डेट की पेमेंट करने की बात कर रहा है वो। सेकंड, डेटर implied intention must be followed, मतलब देयर आर नो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन बाय द डेटर। डेटर ने नहीं बताया कि वो किसकी पेमेंट कर रहा है, तो उसकी एप्रोप्रिएशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कहीं से 1 2 3 4 लोन लिए हैं डेटर ने क्रेडिटर से, तो वहां पे किसकी वो पेमेंट कर रहा है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वो बताना बहुत जरूरी है। किस डेट पे आपने लोन लिया है, किस डेट की लोन को आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसकी प्रोपोर्शनेटली करना बहुत जरूरी होता है। एप्रोप्रिएशन बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब कि जिसको आप पे कर रहे हो वो अपने हिसाब से, अपनी हिसाब से अप्रोप्रिएशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए से लोन लिया है, तो यहाँ पे ए क्रेडिटर है, और ए जो है अपने हिसाब से जो है वो अप्रोप्रिएशन कर सकता है, डिवाइड कर सकता है आपके लोन को, कि किन किन किस किस लोन में आपका पैसा जाना है, या किस लोन को पहले समाप्त करना है, कौन सा लोन आपका बच गया, कौन सा आपका लोन जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वेयर द डेटर्स ओमिटेड टू इंटीमेट, यहाँ पे डेटर भूल जाता है कि किस लोन को वो वापस कर रहा है, तो उसके, तो यहाँ डेटर भूल जाता है कि किस लोन को वापस कर रहा है, देन वो जो सामने वाली क्रेडिटर पार्टी है वो अपने हिसाब से लोन को सेटल करती है, मतलब अपने हिसाब से पेमेंट को सेटल करती है कि किस लोन को उसको सेटल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एप्रोप्रिएशन बाय लॉ, कानून के हिसाब से एप्रोप्रिएशन क्या होगी, कि जहां डेटर और क्रेडिटर ने एप्रोप्रिएशन नहीं की है कि कौन सा लोन वापस किया जा रहा है, वहां कानून डिसाइड करता है कि कौन सा लोन वापस होगा। एग्जाम्पल के तौर में ए ने 2 लोन लिए थे 2-2 हजार के, उसके टोटल लोन बन गए हैं बी के पास 4000 के। तो यहाँ पे ए ने बी को 2000 सेंड किया, तो यहाँ बी जो है वो जो 2 लोन थे उनमें इक्वल इक्वल करके उसको सेटल कर सकता है, 1000 करके उसको माइनस कर सकता है। अब लोन इसका 1000 बचेगा दोनों के पोर्शंस में। तो ये होती है एप्रोप्रिएशन बाय द लॉ, यानी कि लॉ के आधार पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, भी जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें प्रिंसिपल का भी अमाउंट होता है, इंटरेस्ट का भी अमाउंट होता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से लोन आप लोन वापस कर रहे हो, तो उसका लोन अमाउंट कितना था, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि उसका इंटरेस्ट का अमाउंट आप वापस कर रहे हो या फिर उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हो। तो अगर आपने पेमेंट हैज टू मेड विदाउट एक्सप्रेस, आपने पेमेंट की और ये नहीं बताया है कि कौन सा इंटरेस्ट का अमाउंट है, कौन सा प्रिंसिपल का अमाउंट है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट काटा जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट काटा जाएगा। ठीक है, ये रूल है कि पहले इंटरेस्ट कटेगा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो है वहां पे डिडक्ट होगा।
ए ओ टू बी 10,000 फॉर प्रिंसिपल 5,000 टू इंटरेस्ट। ए ने बी से उधार लिया था, 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था और 5,000 का इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे ए ने बी को 3,000 दिए, तो 3,000 कैसे डिवाइड होंगे? 3,000 सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट के कटेंगे, 5 माइनस 3 यानी कि 2,000 दोबारा से प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट बच जाएगा, और 10,000 प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी 3,000 वो इंटरेस्ट की कटेगी, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट की कटेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से जब भी डेटर पेमेंट करता है उसकी अप्रोप्रिएशन करनी पड़ती है। अप्रोप्रिएशन जो है वो डेटर भी कर सकता है, क्रेडिटर भी कर सकता है, जिसको आप पे कर रहे हो। तो वो रूल वाइज होगा कि जो लोन आपने पहले लिया है उसको आप पहले वापस करोगे, या तो वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शनेट, जितने लोन लिए हैं इक्वल डिवाइड हो जाएगा अमाउंट वापस करने वाला।